तो पहले हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि सामाजिक विज्ञान में हम लोग को कितना नंबर आएगा, कौन सा विषय पढ़ना है, तो वो सब चीज के बारे में पहले। ठीक, तो जैसे कि साइंस में बताए थे 100 नंबर का रहता है क्वेश्चन, ठीक है ना, एग्जाम के लिए, लेकिन उसमें 80 नंबर को बनाने को आता है और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। लेकिन 9 क्लास में प्रैक्टिकल्स वगैरह कुछ होता नहीं है, ठीक है ना, तो डायरेक्टली 100 नंबर के भी हो सकता है एग्जाम। ठीक, 100 नंबर के आराम से इजीली ले सकता है क्वेश्चन, या तो फिर 80 नंबर के ही क्वेश्चन ले सकते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड पड़ता है, ठीक है ना, तो एग्जाम कैसे लेते हैं स्कूल के डिपेंड, स्कूल के ऊपर में है। ठीक, विज्ञान में हम लोग को 4 किताब पढ़ना था। 4 किताब में क्या था, इकोनॉमिक्स था, सिविक्स था, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। हम लोग को पढ़ने के लिए कितना टाइम देना है, 12 महीना। हमारे पास 4 किताब है, तो हमको एक किताब को 3 महीने में ऑलमोस्ट खत्म कर देना है। मतलब हम लोग को अच्छे तरीके से एकदम बढ़िया से पढ़ लेना है 3 महीना में मैक्सिमम, उससे ज्यादा टाइम देने का हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है ना। तो रेगुलर प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि एक दिन में बहुत सारा पढ़ाई हो जाएगा, छूट जाएगा फिर। और 3 महीना में मतलब कि अर्थशास्त्र कंप्लीट होगा, तो फिर हम लोग अगला किताब सिविक्स पर फिर चल जाएंगे, फिर उसके बाद हिस्ट्री पर चल जाएंगे, फिर ज्योग्राफी। इस तरीके से किताब वाइज खत्म होते जाएगा और शिफ्ट होते जाएंगे। एक इसमें से उसमें से पढ़ा सकते हैं, लेकिन बहुत लोचा लगता है। एक को पहले पूरा कंप्लीट करके साइड कर देते हैं, फिर दूसरा तीसरा, ऐसे हमको ज्यादा अच्छा लगता है कि जो भी कुछ पढ़ेंगे एक ही विषय के बारे में पूरा बढ़िया से पहले पढ़ लेंगे, फिर दूसरा के बारे में बढ़िया से पढ़ लेंगे। एक इसमें से उसमें से इधर उधर से पढ़ेंगे ना, तो थोड़ा सा लगता है कि यार कुछ सेटअप नहीं बढ़िया से बैठ रहा है, ना हम इसमें नंबर ला पाएंगे ना उसमें। अगर हमको 4 विषय से सभी से क्वेश्चन आता है, सपोज दैट कि हमको जब एग्जाम पड़ेगा 5वां 6ठा महीना में, तो 2 किताब भी अगर हम लोग पढ़ ले रहते हैं और पूरा तो एक पूरा क्वेश्चन बनेगा, इसका भले ही एको ना बने तब भी मेरा क्वेश्चन तो सभी बन जाएगा, 50% क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन एक एराम से पढ़ेंगे, एक एराम से ऐसे करके पढ़ेंगे, सपोज दैट सदम से, और क्या गारंटी है कि जो पढ़ेंगे सही चैप्टर वाला आएगा, उसका तो कोई आता पता नहीं है, किताब में कहीं से भी दे सकता है। इसीलिए हम लोग वो गलती नहीं करेंगे, हम लोग आराम से पहले एक को फाइनल करेंगे, और उसमें से जो भी हमारे पास नंबर आएगा, अब 4 विषय है तो सोच लो कितना कितना नंबर का आएगा। एक चीज और इसमें ऐड होगा, वो है आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। तो ये रहेगा ज्योग्राफी वाला में, ठीक है ना। ज्योग्राफी के किताब में ही लास्ट में चैप्टर बनाया हुआ है 2-3 को, जो भी चैप्टर है उसका, तो इसीलिए हम इसको अलग से नहीं लिखे थे, लेकिन फिर भी एग्जाम में जब दोगे तो उसमें अलग से लिखल रहेगा आपदा प्रबंधन, मतलब कि 5 किताब का कैलकुलेटर करेगा क्वेश्चंस में, कि हम यहाँ से क्वेश्चन उठा रहे हैं। ठीक, तो जब भूगोल पढ़ाएंगे तभी आपदा पढ़ाएंगे, ठीक है ना। और आपदा जो भूगोल में यहाँ पढ़ेंगे वही 10वां में भी तुमको मिलेगा ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में आने के लिए। या यूं कह लो कि लगभग इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे ऐसे रहेंगे जो कि तुमको 10वां में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। किताब जब पढ़ते जाएंगे तो समझ में आने लगेगा। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज इकोनॉमिक्स से, और इकोनॉमिक्स में पहला चैप्टर से। तो पहले इकोनॉमिक्स में देख लेते हैं कि क्या चैप्टर पढ़ना है और कौन कौन सा। तो इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था में हमारे पास में कुल 6 चैप्टर है, देख सकते हो यहाँ पे। टोटली हमारे पास में 6 गो चैप्टर है, और 6 चैप्टर में पहला जो चैप्टर है वो है बिहार के एक गांव का कहानी। देखना कि भारतीय वन किताब में हो सकता है कि गांव की कहानी चेंज कर दे, लेकिन एक गांव की कहानी ही पहले में है। तो जैसे यहाँ पे है हमारे पास में गांव फतेहपुर की कहानी, केरो में हो सकता है रामपुर की कहानी। तो ये किताब के ऊपर डिपेंड पड़ता है कि वो कौन सा कहानी सुनाना चाहता है, लेकिन कहानी से जो सुना के मतलब समझाना चाहता है वो दोनों में मतलब सेम टू सेम ही निकलेगा। ठीक, तो पहले में इसमें क्या होगा सर, कि कुछ गांव के बारे में बताया जाएगा और समझाया जाएगा कि क्या चीज होना चाहिए, क्या चीज नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद में है मानव एक संसाधन, इसके बारे में 10 क्लास में भी मिलेगा भूगोल में। तो मानव एक संसाधन जो है, जो हम लोग 8 में पढ़े थे जनसंख्या के बारे में, ठीक है ना। जनसंख्या वाला बात ही यहाँ पर आएगा। मानव संसाधन अर्थात जनसंख्या का ही बात हो रहा है। मानव संसाधन कब बनेगा, जब जनसंख्या बढ़ेगा। तो जनसंख्या जितना ज्यादा रहेगा मानव संसाधन उतना ज्यादा रहेगा, बुद्धिमान व्यक्ति पैदा होने का जनसंख्या उतना रहेगा। तो ये हो जाता है। उसके बाद में गरीबी,
हम लोग नाम सुनते हैं कि इसका लिस्ट में नाम है बीपीएल वाला लिस्ट में, एपीएल वाला लिस्ट में। जब ये सब नाम सुनते हैं तो इसका क्या मतलब समझ में आता है? बीपीएल मतलब कि बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब गरीबी रेखा से नीचे वाला आदमी, यानी कि बहुत गरीब आदमी, जरा पास कुछ बढ़िया खाना पीना को नहीं मिलता है, सरकार पर सब डिपेंड रहता है, राशन वगैरह लेता है, ठीक है ना, बीपीएल में है। हाँ, मतलब कि हम लोग गरीबी रेखा में है। हम लोग कितना कमाते हैं, सरकार राशन देता है, उसी पर तो जिंदा है। तो गरीबी रेखा में हम लोग को गिनती होगा। एपीएल मतलब कि अपर पॉवर्टी लाइन हो जाता है, मतलब कि गरीबी रेखा से ऊपर में, जो कि उसमें थोड़ा अच्छा खासा पैसा उसा कमाता है, उसके पास में पैसा है, तो वो लोग का जीवन रेखा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। बेकारी, बेकारी मतलब सर बेकार आदमी, सीधा सीधी बेरोजगारी के बारे में बात होगा। ये आदमी को नौकरी नहीं लग रहा है, बेरोजगार है, पढ़ा हुआ है, पढ़ाई लिखाई करके ऐसा ही, तो इसके बारे में मिलेगा। उसके बाद में है कृषि खाद्यान्न सुरक्षा एवं गुणवत्ता। तो खेती में सुधार, जो कि अभी 9 क्लास की है, तुमको साइंस में भी चैप्टर मिलेगा लास्ट में, खाद्य संसाधन वाला, जो कि हाल ही में पढ़ा रहे थे इन लोग को। तो वही वाला चीज यहाँ पर कृषि खाद्यान्न सुरक्षा, यानी कि जब तुम अर्थशास्त्र में पढ़ोगे यही वाला साइंस के लास्ट चैप्टर था खाद्यान्न वाला के बारे में, ठीक है ना, खाद्य संसाधन सुधार ये सब। कृषि मजदूर, लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे खेती बाड़ी के मजदूरों के बारे में। कृषि मजदूर क्या होता है उन सब के बारे में, कृषि करने के लिए क्या क्या चीजें का जरूरत होता है, कितने समूह होते हैं, इसी में आएगा। हम लोग जो रोपनी उपनी करते हैं ना, 12 समूह लेडीज में, वो सब चीज इसी में मिलेगा। तो ओवरऑल हम लोग को इतना चीजें पढ़ना है, और इससे काफी तुम्हारा दिमाग खुलेगा भाई रे, कि कौन सा गांव को हम लोग विकसित गांव मानते हैं, विकसित शहर मानते हैं, विकसित देश मानते हैं, हम लोग का गांव कैसा है, कौन कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो हम लोग पहले ये समझ लेते हैं सर कि ये अर्थव्यवस्था क्या है, क्योंकि अर्थव्यवस्था किताब पढ़ते तो अर्थव्यवस्था का मतलब ही नहीं पता रहेगा। 10 क्लास में जाओगे इसका पहला डिफिनेशन ही देगा पहले वो, कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, पहला डिफिनेशन वही मिलेगा, वहीं से उसका क्लास स्टार्ट होगा। तो फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा हल्का बता देते हैं कि अर्थव्यवस्था मतलब क्या होता है। कोई भी शहर है, गांव है, तो वो कहाँ तक, वहां पर जो वस्तु वगैरह है वो कितना विकास किया गया है, स्कूल है, विद्यालय है, स्वास्थ्य केंद्र है। तो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड होता है कि वहां पर कितना विकास किया गया है, वस्तु का कितना मांग है, बिजली वगैरह है कि नहीं है, तो वहां पर बल्ब वगैरह का मांग बढ़ेगा। तो कुल कहने का मतलब है कि अर्थव्यवस्था मतलब जहां पर विकास वगैरह हो रहा है, जहां पर जो वस्तु का मांग बढ़ रहा है, तो वो सब अर्थव्यवस्था कैटेगरी में आता है। जिसका सिचुएशन अच्छा है, गांव का, शहर का, देश का, जो भी हो, वो सब अर्थव्यवस्था कैटेगरी में आता है। 10th में जाओगे तो पूरा डिटेल में इसका डिफिनेशन भी लिखाया जाएगा, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, बस हमको समझाना था थोड़ा सा कि अर्थव्यवस्था मतलब क्या होता है सर। अब हम लोग स्पेशली चलते हैं फतेहपुर गांव की कहानी। जैसा कि हम लोग का गांव है उसी तरीके से फतेहपुर भी एक गांव है भाई। तो गांव क्या है कि पटना के आसपास में ये गांव है, ठीक है ना, पटना के आसपास में ये गांव है, और एक आदमी है वहां का, व्यक्ति का नाम यहाँ पर लिखा होगा, कहाँ पर है, हाँ, यहाँ पर एक आदमी है फतेश्वर नारायण सिंह। जो फतेहपुर गांव पड़ा हुआ है वो फतेश्वर नारायण सिंह के नाम की वजह से फतेहपुर गांव पड़ा है। ये बहुत अच्छा व्यक्ति थे, मतलब कि सेना थे, सेनानी आदर्श व्यक्ति थे, कर्मठ मतलब कि थोड़ा सा एकदम बलवान और मेहनती आदमी। तो उसी के नाम पर, मतलब कि फतेश्वर नारायण सिंह के नाम पर ही इस गांव का नाम पड़ गया था फतेहपुर। ये गांव पटना के आसपास में है, वहां पर अच्छा खासा विकास हुआ है। वहां के लोग 1/4 कृषि पर डिपेंड है, सॉरी 1/4 गरीबी है वहां पे, और बाकी सभी लोग वहां खेती बाड़ी ही करता है। बहुत अच्छा अच्छा साधन है, स्कूल है, कॉलेज है, स्वास्थ्य केंद्र है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वहां के लोग खेती पर ज्यादा डिपेंड रहता है। और वहां पर एक हिस्सा जो लोग है वो अभी भी गरीब है। हर एक गांव में ऐसे होता है कि पूरा गांव अमीर नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें गरीबी रहता है। तो जस्ट फतेहपुर गांव भी जो है वहां पर भी एक हिस्सा लोग गरीब है, और बाकी सब लोग अमीर तो है, लेकिन फिर भी लोग ज्यादातर खेती करना पसंद करता है। तो इनके बारे में जब जाओगे घर जाकर के तो स्टोरी इनका पढ़ लेना अच्छा से, ठीक है ना।
इसमें से कुछ क्वेश्चंस मिलेगा। ये नॉर्मली हम ऊपर ऊपर बताए हैं कि पटना के आसपास के ये है, और इसके वजह से वहां पर विकास अच्छा खासा हो गया है। स्वास्थ्य केंद्र है, स्कूल है, विद्यालय है, मतलब जो भी है महाविद्यालय वगैरह वो सब चीजें वो है वहां पे। बहुत अच्छा अच्छा व्यवस्था है, और लाइन, बिजली, पावर ग्रिड सब कुछ वहां पर बनाया गया है, ताकि गांव में कोई कमी ना रहे। मतलब पूरा विकास किया हुआ गांव है। लेकिन फिर भी एक हिस्सा वहां पे गरीबी है, लेकिन सब लोग मेहनत करता है, खेती बाड़ी करता है, उस पर ज्यादा उन लोगों का भरोसा है, खेती बाड़ी पर ज्यादा जीवित रहता है। उन लोग कहता है कि हम लोग खेती अच्छा लगता है, तो खेती बाड़ी ज्यादा करना पसंद है। ये फतेहपुर गांव के थोड़ा सा स्टोरी है, शॉर्ट में, संक्षेप में। घरे जाना, पेज नंबर 1 निकालोगे फतेहपुर गांव के बारे में पूरा, ये पेज नंबर 2, 3, पेज नंबर 4 तक में है, आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। हालांकि इतना काफी है नॉलेज इसके लिए, क्वेश्चन में आएगा उसके लिए बता रहे हैं कि पढ़ लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। खाली एक इसमें ऑब्जेक्टिव हमको निकालना था, जो कि लिखना चाहिए था कि फतेश्वर नारायण सिंह की वजह से इस गांव का नाम फतेहपुर पड़ा था, ठीक है। अब एक्चुअली में जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है एक्चुअली में, तो ये हमको पढ़ना है प्रोडक्शन के बारे में, यानी कि उत्पादन। ये उत्पादन क्या होता है, यहाँ से तुम्हारा पहला ही हाई स्कूल में 1 नंबर आ गया, यही वाला लाइन पूरा तुमको मिलेगा। उत्पादन क्या होता है, उत्पादन का अर्थ क्या होता है, उपयोगिता के सृजन। तुम क्वेश्चन में भी देख सकते हो, लास्ट में मिलेगा यही वाला ऑप्शन, ऑब्जेक्टिव। अर्थव्यवस्था में उत्पादन का अर्थ होता है उपयोगिता का सृजन करना। मतलब कि सर कोई भी वस्तु बनाए, सृजन मतलब क्या, कि कोई भी वस्तु को अस्तित्व में लाना है हमको, उपयोग करने के लायक उसको बना करके सामने लाना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं उपयोगिता का सृजन, ठीक है। उपयोग करने लायक हम उसको बना करके और हम अपना समाज में, अपना घर में, घरेलू काम में उसका यूज करना है, मतलब अस्तित्व में उसको ला देना है, वही है। तो उत्पादन का मतलब यही चीज होता है। यहाँ तक हम एक डिफिनेशन लिख सकते हैं, और अगर कभी बोलता है कि बड़ा डिफिनेशन के साथ में या परिभाषा के साथ में वर्णन, तो यहाँ से फिर एक और डिफिनेशन हमने लिख दिया है, जो कि आगे तक यहाँ पर है, ठीक है। ये शॉर्टकट में है, ऑब्जेक्टिव तुमको यही देखने को मिलेगा। परमानेंट ये रहता है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। उत्पादन का अर्थ किसी भौतिक वस्तु का निर्माण करना नहीं है, बल्कि मनुष्य अपने आर्थिक प्रयास से प्रकृति द्वारा उपलब्ध किए गए पदार्थों के रूप में स्थान या अधिकार में परिवर्तन लाकर उन्हें अधिक उपयोगी बनाना है। आर्थिक दृष्टि से इसे ही हम लोग उत्पादन कहते हैं। अगर ठेठ भाषा में बोला जाए तो उत्पादन मतलब क्या, कोई भी चीज को निर्माण करना, नया नया बनाना। लेकिन हम कैसे बनाएंगे, हम कोई भी चीज बनाएंगे तो किसी न किसी चीज से सहायता लेकर के ही बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम इंसान है भाई तो हम पहाड़ बना देंगे। कैसे बना देंगे पहाड़, हम इंसान है तो हम पेड़ बना देंगे। पेड़ तो नेचुरली रूप से ग्रो करता है, वो बढ़ता है, उसको हवा, सूर्य का प्रकाश सब चाहिए तब मिलता है, तो तुम कैसे पेड़ बना दोगे। तुम कॉपी बना दोगे तो कैसे बना दोगे, पेड़ पौधा काटोगे तब ना बनेगा कॉपी। तो हर चीज कहीं ना कहीं प्रकृति से हमको मिलता है, और जो चीज प्रकृति से मिला है उसको हम छेड़ करके, मतलब उसमें चेंजेस करके, और फिर उससे कुछ नया चीज बनाएंगे जिसको हम लोग उपयोग करेंगे। जैसे सपोज दैट कि यहाँ पे ये बेंच है, तो बेंच में लकड़ी लगा हुआ है, तो लकड़ी कहाँ से आया, पेड़ से आया है। पेड़ नहीं रहता तो बेंच में लकड़ी नहीं आता, तो ये कहाँ से आया, तो नेचुरली है, मतलब प्रकृति के दिया हुआ कुछ वस्तु है जिसको फिर हम चेंज कर दिए। कुर्सी टेबल बनता है लकड़ी वाला, तो कहाँ से आता है, प्रकृति का पेड़ से। पेड़ को ही चेंजेस करके हम लोग उसको टेबल, कुर्सी, बेंच जो भी बनाना होता है। खिड़की बना हुआ तो खिड़की कहाँ से है, वो भी प्रकृति का ही देन है, ठीक है ना। तो जितना भी दुनिया में कोई वस्तु है कहीं ना कहीं वो नेचुरली है, प्रकृति का उसमें योगदान है, उसके बाद ही वो अस्तित्व में आया हुआ है। ऐसा नहीं है कि इंसान कुछ भी बना देगा। इंसान वही चीज बना सकता है जो प्रकृति दिया है, उसी को बदल करके कुछ, उसके अलावा उसके पास कोई दिमाग नहीं है कि वो अपने से कुछ बना दे। अपने से रोबोट बना देगा तो रोबोट कैसे बना देगा, कोई सामान का इस्तेमाल करके ही बनाएगा, और वो सामान कहाँ से आया फिर दुनिया में, तो वो नेचुरली है ना। माने कि प्रकृति का एक तरह का तोहफा दिया गया है, उसी में हमको छेड़छाड़ करके, मतलब फेर बदल करके, और उसी को चेंजेस कर देते हैं और एक अपना इस्तेमाल करने योग्य वस्तु बना लेते हैं, तो हो जाता है। तो उत्पादन इसी को बोलते हैं। उत्पादन मतलब प्रोडक्शन, यानी कि नया नया वस्तु का निर्माण करना और अपने लिए उपयोग करना। सीधी बात है कि नया नया वस्तु ही नहीं निर्माण करेंगे तो उपयोग कैसे करेंगे। हमको पंखा की जरूरत पड़ रहा है तो हम पंखा बना लेते हैं, कुर्सी की जरूरत पड़ रहा है तो कुर्सी बना लेते हैं, बोतल का जरूरत पड़ रहा है बोतल बना लेते हैं, गाड़ी की जरूरत पड़ रहा है गाड़ी बना ले रहे हैं, मोबाइल बना ले हैं, अपना जरूरत के अनुसार से।
और आने वाला टाइम में अगर लगेगा कि नहीं इससे भी और कुछ अपग्रेड करना है तो वो भी बनेगा, लेकिन उसमें भी ईश्वर का मतलब कि प्रकृति का जो चीजें है शामिल दुनिया में उसका मेल से ही वो बनेगा। ऐसा नहीं है कि वो नहीं मिलेगा तो ऐसा ही बना लेगा। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं बन सकता है बिना कोई नेचर का उसमें योगदान हो ले। अगर गाड़ी भी बन जाएगा तो उसमें भी एयर का जरूरत पड़ेगा भाई। हर चीज का काफी योगदान होता है तभी वो चीजें चलता है, उसमें नेचर बहुत अहम रोल अदा करते हैं। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। इसके बाद हो गया ना। उसके बाद यहाँ पर उदाहरण भी एक दो लिख दिए हैं, इतना सारा तो समझा दिए हैं फिर भी यहाँ लिख दिए हैं। जैसे सपोज दैट कि एगो बढ़ई है और लकड़ी को काट छाट के टेबल और कुर्सी बना देता है तो क्या हो गया सर? उत्पादन हो गया। मतलब लकड़ी था पहले से, बस हम उसको फेर बदल करके उसको कुर्सी टेबल बना दी तो नया बन गया, वो नया चीज आ गया मार्केट में, उत्पादन हो गया। तो इसी को हम लोग उत्पादन कहते हैं। क्यों सर? क्योंकि इसमें लकड़ी की उपयोगिता बढ़ जाती है। लकड़ी मान लेते हैं कि नॉर्मली लेकर के आते हैं खरीद करके, जो भी हो 50 रुपए के पसेरी कैसे लाते हो, जो भी कुछ खरीद कर आते हैं लकड़ी वगैरह पसेरी वगैरह करके कुछ भी, जब वो घर लाते हैं तो नॉर्मली जलावन के लिए, अगर उसी से हम पौवा पार्टी बना करके बेचने लगते हैं तो उसका कीमत बढ़ जाता है। ठीक है ना। घर में बैरूर फरल है जो भी होता है उसका बाद में जब सूख जाता है लकड़ी काट लेते हैं तो ऐसे ही पड़ा पड़ा था, जलावन के लिए यूज कर लेंगे। लेकिन अगर उसी को हम कटिंग करके बढ़िया बढ़िया वस्तु बना दें और उसको बेच दें तो फिर वो क्वालिटी वाला चीज होता है, उसका दाम अच्छा मिलता है चाहे कोई भी पेड़ हो। तो ये सब चीजें हैं कि नेचर में कुछ चीजें दिया गया है, बस उसको में तुमको चेंजेस करना है अपना दिमाग से। तुम क्या फेर बदल कर सकते हो, और जो भी तुम फेर बदल करोगे उसी से डिसाइड होगा कि तुम्हारा वस्तु का कीमत कितना मिलेगा। वही उत्पादन है कि कोई नया नया चीज का खोज करना ही उत्पादन है। साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि नया चीज का खोज हो गया, तो खोज होना ही उत्पादन हो गया। नया चीज का अस्तित्व में कायम हो गया, अस्तित्व में आ गया और उसका लोग यूज करेगा तो हो गया क्या? उत्पादन। यही चीज है उत्पादन, मतलब नया नया वस्तु को लाइफ में लाना, जीवन में लाना, यही चीज है। अब आगे बात करते हैं कि उत्पादन के साधन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब जब कोई भी वस्तु हमको मिल रहा है सर तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई साधन से ही तो मिल रहा होगा। उत्पादन के साधन क्या है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता पड़ती है जिसे उत्पादन का साधन कहते हैं। अर्थात एक और डिफिनेशन, जो उत्पादन की क्रिया में सहयोग देता है वह उत्पादन साधन है। हम कोई काम कर रहे हैं तो हमको कोई ना कोई साधन चाहिए ना, पढ़ाने के लिए बोर्ड चाहिए, मार्कर चाहिए, ये साधन चाहिए। तो कोई ना कोई चीज हमको योगदान दिया पढ़ाने में तो वही साधन है। मार्कर सहायता दिया लिखने में, बोर्ड पर लिख रहे थे ये मदद किया, किताब से पढ़ा सकते हैं, किताब में से टॉपिक्स निकाल करके तो वो मदद किया। तो ये सब क्या है? साधन है। यहाँ पर भी हम एग्जाम्पल्स में लिखे हैं उदाहरण के लिए, अन्न उपजाने के लिए, मतलब कि खेती करने के लिए जो अनाज हम लोग उपजाते हैं उसके लिए क्या चाहिए? हल बैल, बीज लगाना चाहिए, खाद वगैरह डालना है, टाइम टू टाइम पानी सिंचाई करना है, दवाई वगैरह का छिड़काव करना है, मजदूर चाहिए ताकि वो उसमें मेहनत करे, काम करे। तो ये सब का आवश्यकता पड़ रहा है तो इन्हीं सब को हम लोग बोलते हैं साधन। कहते हैं कि यहाँ कोई साधन नहीं है पढ़ाई का, मतलब क्या? यहाँ कोई स्कूल ही नहीं है पढ़ाई वाला तो उसी को बोलते हैं साधन। कि शिक्षा के लिए कोई यहाँ साधन नहीं, तो इसका मतलब यही चीज होता है कि साधन मतलब जिससे हम आगे तरक्की कर पाए या कुछ योगदान मिले फिर उसके बाद हम आगे बढ़े, वही साधन होता है। तो खेती बाड़ी करने के लिए साधन के लिए तो हमको पास में आज के जमाना में बिजली आ गया है, मतलब बिजली आ गया, मोटर हो गया, खेत में सब लाइन बिछ गया है, अब वहां से खेती हो गया तो क्या हो गया? साधन हो गया गांव का। मतलब ये गांव शहरी गांव हो गया है। गांव है लेकिन विकास हो रहा है ये गांव। तो इसमें क्या हो गया कि ये सब साधन हो गया है। अब कोई टेंशन नहीं है खेती बाड़ी करने का, भगवान भरोसे नहीं रहना है कि पानी होगा तब भी खेती करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। सब कुछ हमको मिल रहा है तो साधन मिल रहा है तो फिर खेती करना है और टाइम टू टाइम फसल लगाना है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि साधन कितने होते हैं नॉर्मली रूप से। नॉर्मल में अगर लोगों मानता है जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल और दे सकते हैं, कारखाना वगैरह हम लोग लगाते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह लगता है। तो फैक्ट्रीज वगैरह लगता है तो उसके लिए क्या चाहिए? मजदूर चाहिए, फैक्ट्री के लिए मशीन चाहिए, जमीन चाहिए, पानी वगैरह का जरूरत पड़ेगा तो पानी चाहिए, बहुत सारा इलेक्ट्रिक चाहिए, लाइन चाहिए, बहुत सारा चीजें चाहिए, तो वो भी एक साधन है। तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ बात आया है कि साधन के साधन 5 साधन होता है उत्पादन के। ये एग्जाम में पूछता है, ये भी 1 नंबर आ गया, 1 नंबर यहाँ से 1 नंबर यहाँ से, तो 2 नंबर टोटल तुम्हारा हो गया अभी तुरंत जस्ट। ठीक है ना।
यहीं पर ऑब्जेक्टिव तुम किताब में बनाओगे तो बनने लगेगा। और ये दोनों एग्जाम में तुम परमानेंट पूछता है, जब भी देखोगे तो ये दोनों क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो अब हमको समझना है कि उत्पादन के कितने साधन, ऐसे ऑप्शन में मिलेगा उत्पादन के 5 साधन। कौन कौन? तो देखिए, भूमि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लैंड, लैंड मतलब जमीन होता है, ठीक है ना, जमीन या भूमि, इसी को बोलते हैं जमीन, ठीक है। श्रम, श्रम मतलब कि मेहनत करने वाले लोग, लेबर, ठीक है ना। फिर पूंजी, पूंजी मतलब कि पैसा, कैपिटल, हमारे पास पैसा है ये नहीं है तो कैसे बीज वगैरह खरीदेंगे, कहाँ से लगाएंगे पैसा, तो पूंजी मतलब पैसा ही हो रहा है। व्यवस्था या संगठन, हम कोई भी काम करेंगे तो उसको ऑर्गेनाइज करेंगे ना भाई कि क्या काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितने लोग मिल करके उसको कर रहे हैं, तो हम उसको देख रेख करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। उद्यम और साहस, हम कोई भी काम करेंगे तो हमको अंदर साहस नहीं होगा तो हम नहीं कर पाएंगे। सपोज दैट कि तुम खेती कर रहे हो और तुम नुकसान झेल सकते हो, अगर कभी बाई चांस खेती नहीं हुआ, उतना उसमें पूंजी लगाए, तुम्हारे अंदर साहस भी होना चाहिए कि नहीं भाई हम पैसा लगाए हैं तो नुकसान होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम अगला बार में इसको वसूल लेंगे। अगर सपोज दैट कि आदमी लोग ताश वगैरह खेलता है तो डरपोक आदमी थोड़ी खेलता है यार, यार हार जो फिर बाद में अफसोस आता है, खेलते खेलते एक्सपीरियंस कर लेता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है, अब साहस हो गया और वो खेलता है, ताश जीतता है या हारता है उसका मर्जी है। लेकिन आदमी के अंदर कोई भी काम करने के लिए साहस बहुत जरूरी है। आप एक बड़ा व्यापारी आदमी है, बिजनेस करना चाहते हैं और लॉस हो जाए तो क्या करोगे? रोओगे घर जा करके? तो तुम कैसे आगे बढ़ोगे? तुम्हारे अंदर साहस बहुत जरूरी है। तुम कोई भी कंपनी खोला और कंपनी डूब गया, आदमी लोग मतलब कि सब उस पर मोर्चा निकाल दिया, उसको खत्म कर दिया, सरकार उसको अपने अंडर में ले लिया, तो तुम्हारे अंदर साहस होना चाहिए उससे लड़ने का, उसका सुझाव मतलब कि सुलझाने का कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए, तो उसी को हम लोग साहस बोलते हैं। तुम्हारे पास सब चीज है, सपोज है जमीन है, ठीक है, इतना नहीं है तो जमीन रहने से तुम क्या कर लोगे? अरे भाई जब लेबर नहीं है काम करने वाला, कुछ नहीं है तो तुम फैक्ट्री लगाओगे कहाँ, मतलब क्या कैसे करोगे? तुम खाली जमीनिया रखे इसे, उस पर मेहनत करने वाले लोग होना चाहिए ना भाई। और प्लस में पैसा आपके पास होना चाहिए जिससे कि आप सामान वगैरह लाएंगे, मशीन वगैरह लगाएंगे, फिर व्यवस्था आपको देख रेख करना पड़ेगा कि इसमें सब काम धाम बढ़िया से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आपके अंदर साहस होना चाहिए कि कभी लॉस हो जाए तो उसको हम रिकवर कैसे करेंगे, लोगों को सैलरीज कहाँ से देंगे, तो ये सभी चीजों का ख्याल रखना है। यही चीज को हम लोग बोलते हैं साधन। यानी कि उत्पादन कोई भी वस्तु हो रहा है तो कहाँ से? यही 5 चीजों से। दुनिया में कोई भी चीज उत्पादन हो रहा है सर, फसल हो रहा है जमीन पर, जमीन पर मेहनत करने वाले लोग हैं, उसमें पूंजी लग रहा है, पैसा लग रहा है, सिंचाई हो रहा है, उसको देख रेख कर रहे हैं, और साहस भी है किसान के पास में, छोड़ देता है फील्ड में ऐसा ही जमीन, सारा का सारा धान ऐसा ही छोड़ देता है, घर आकर सो जाता है, और रात में कौन चोरी करके लेके जाएगा, कौन आग लगा देगा, इसका क्या गारंटी है? तो उसके अंदर साहस है, जो भी होगा देख लेंगे। ज्यादा से ज्यादा आदमी कितना चुराएगा, पूरा गंज भी उठाकर तो नहीं लेके भाग जाएगा, तो उतना वो सहने के लिए तैयार रहता है, ठीक है ना। तो यही चीज है कि दुनिया में कुछ भी, अब यहाँ से देखो, अगर तुमको बड़ा बिजनेस आदमी बनना है, बड़ा आदमी बनना है, बिजनेसमैन बनना है, तो तुमको ये टॉपिक्स बहुत अच्छा सा क्लियर होना चाहिए। सपोज दैट सर कि हमको बहुत बड़ा आदमी बनना है, सपोज दैट वो थोड़ा सा क्लिप समझा ही देते हैं। तो हमारे पास जमीन होना चाहिए, चलो ठीक, बाप दादा की जमीन रखल है, चलो कर सकते हैं कुछ। तो मेहनत करने के लिए अकेले तुम कैसे कर सकते हो? तो मेहनत करने के लिए लेबर रखना पड़ेगा, और लेबर रखोगे तो उसको सैलरी देना पड़ेगा, सैलरी दोगे तो सैलरी कहाँ से आएगा? प्रॉफिट करोगे तब ना आएगा सैलरी। या तो तुम्हारे पास में पहले से पैसा होना चाहिए बाप दादा वाला, या पहले से तुम कमा के रखा होगा कि हम इतना पैसा रखे हैं तो 1 आध 2 महीना सैलरी देके काम चला लेंगे, लॉस भी रहेगा तब भी हो जाएगा। तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा उसके लिए तुमको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, व्यवस्था करना पड़ेगा बढ़िया से, हम ऐसे ऐसे स्टेप से करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। और साहस तो रहना ही पड़ेगा भाई, साहसी व्यक्ति होना ही चाहिए। सपोज दैट मान लेते हैं कि तुम किसी को कर्जा दे दिए 2 लाख रुपया और तुमको चुका नहीं रहा है, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, साहस नहीं है, उसको पैसा वसूलो कैसे? तुम भी डरपोक नहीं पड़ल रह जाओगे, कह रहे यार अब लेके चल गए, रोते रहेगा घरे बैठ के, तो वैसे कैसे चलेगा? तो साहस मतलब तुम कोई भी कंपनी चलाओगे तो उसके लिए कॉन्फिडेंस अंदर से रहना चाहिए। कंपनी के जब मालिक है तो हम कंपनी को नुकसान से कैसे बचाएंगे, अगर नुकसान हो गया तो अगली बार कैसे रिकवर करेंगे, वो सारा चीजें तुमको आना चाहिए, टेक्निक। तो ये सब चीजें हैं उत्पादन के साधन। जैसे जैसे ये सब पढ़ते जाओगे ना, धीरे धीरे देखना कि दिमाग अब तुमको खुलेगा। अब अगर वाकई में जो 9th 10th का अच्छा तरीका से सभी सब्जेक्ट पढ़ लोगे ना,
तो जो फील्ड तुमको ज्यादा पसंद आएगा उस फील्ड में कदम रखोगे तो सफल हो जाओगे, क्योंकि तुमको जितना नॉलेज मिलना चाहिए वो सब मिल जाएगा तुमको 9-10 में। और इंटर 12 पढ़ लोगे तो और अच्छा है, मतलब 11th-12 उसको पढ़ोगे तो और बेहतर, उसमें भी और थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद तुम अपना डिसीजन तुम खुद ले सकते हो, इतना क्षमता हो जाता है। तो सवाल हम आपसे पूछते हैं कि भूमि आप मतलब क्या समझते हैं, मतलब हम लोग क्या समझते हैं भूमि का मतलब, अगर नहीं पढ़ल है या तो किताब में हम नहीं जानते हैं, सपोज दैट तो हम जमीन कहते हैं, भूमि मतलब जमीन कहते हैं। तो जमीन मतलब किसको, जमीनिया के नीचे वाला को, खाली जमीनिया के ऊपर वाला को हम लोग कहते हैं, जरा पर खेती करते हैं तो हम लोग उसी को बोलते हैं कि ये जमीन है। लेकिन अर्थशास्त्र में ऐसा नहीं है। अर्थशास्त्र कहता है कि जो जो भगवान बनाया और जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री में मिलता है, उस सभी को भूमि बोला जाता है। ये चीज बोला गया है। ये अर्थव्यवस्था का ये अपना स्टाइल है कहने का, ठीक है ना। और प्रोफेसर मार्शल भी यही बात बोलते हैं, मतलब कि एक अर्थशास्त्री है प्रोफेसर मार्शल, वो भी यही बात बोलते हैं। तो हम लोग को समझना है ध्यान से, ठीक। यहाँ पे डिफिनेशंस भी दिए हैं तो ध्यान से सुनना है। भूमि क्या है सर, तो साधन अर्थ में भूमि से हमारा तात्पर्य है, हमारा मतलब है जमीन। साधारण अर्थ में हम लोग क्या समझते हैं कि साधारण भाषा में हम लोग यही चीज समझ लेते हैं कि भूमि मतलब जमीन। और जमीन भी तो कहाँ, ऊपर वाला खाली, जहां पर हम लोग खाली खेती करते हैं जोताई करने के बाद, वो कर नीचे से हमको कोई लेना देना नहीं होता है। हम लोग नॉर्मल यही समझते हैं और इसीलिए ये भी लिखा गया है। लेकिन अर्थशास्त्र इससे अलग समझता है। अर्थशास्त्र में क्या कहता है, अर्थशास्त्र में भूमि से मतलब है प्रकृति प्रदत्त सारे मुक्त उपहार से है। उपहार मतलब क्या, गिफ्ट, मतलब जो कुदरत के दिया हुआ चीज है उसको गिफ्ट बोलते हैं हम लोग, कुदरत का गिफ्ट। तो प्राकृतिक प्रदत्त मतलब कि जो भगवान के द्वारा दिया गया है, जो नेचर हम लोग को पहले ही से दे चुका है, और सब फ्री ऑफ कॉस्ट है सर। पानी फ्री में मिल जाता है, पेड़ पौधा अपने आप उग रहा है, सूख रहा है, हवा अपने आप मिल रहा है, पहाड़ अपने आप आया है। तो ये सब चीजें जो है वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इन्हीं सबको यहाँ पे भूमि बोला गया है, अर्थात प्राकृतिक द्वारा मुफ्त में दी गई चीजों को हम लोग भूमि कहते हैं। ये अर्थशास्त्र के बात है कि जो फ्री में मिला है उसको हम लोग भूमि कहेंगे। जैसे में क्या क्या फ्री में मिला हुआ है, तो हम लोग तो जमीन तो मिला हुआ है ना, भूमि के ऊपरी सतह, इसके अलावा अतिरिक्त मतलब इसके और अलावा और क्या क्या चीजें हैं, पहाड़ मिला हुआ है हम लोग को, नदी मिला हुआ है, समुद्र मिला हुआ है, हवा मिला हुआ है, धूप, खनिज, और भी बहुत सारा चीजें हैं जो हम लोग को मिला हुआ है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में, और उसको कोई पैसा नहीं लगता है। उन सभी को भी भूमि के अंतर्गत रखा जाता है, मतलब वो भी एक भूमि ही है। इसी के बारे में एक अर्थशास्त्री है। अर्थशास्त्री मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग इंसान है ना, तो हम पढ़ा रहे हैं तो टीचर कह देते हैं, लेकिन जो अर्थशास्त्र के बारे में ज्यादातर सर्च करते रहते हैं, ज्यादा ज्ञानी होते हैं, तो उन लोगों को अर्थशास्त्री बोला जाता है। तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है मार्शल, प्रोफेसर मार्शल, जो कि कोई बड़ा आदमी बन जाता है तो उनको प्रोफेसर बोला जाता है ऐसे, और किसी किसी में तो डॉक्टर भी लगाया जाता है। तो प्रोफेसर मार्शल क्या कहते हैं जमीन के बारे में, तो एग्जाम में तुमको यही आएगा, ठीक है ना। इसको इंपॉर्टेंट कर लेगा हाई स्कूल के लिए 2 नंबर में, और बाकी तो ऑब्जेक्टिव निकलेगा ही जहां तहां से। तो प्रोफेसर मार्शल के अनुसार भूमि क्या है, ऐसे करके क्वेश्चंस बना हुआ रहेगा, एग्जाम में आया हुआ रहेगा, तो बनाना है। तो हम लिखेंगे सर, हम पूरा बात लिखेंगे, ठीक है ना। हम यहाँ से लिखे हैं शॉर्ट में, लेकिन तुमको पूरा लगा देना है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार भूमि का मतलब, ऐसे पूरा लगा के लिखना, ठीक है ना। हम यहाँ पर थोड़ा सा नहीं लिखे हैं, ये लाइन में दोहरा जाता ना तो थोड़ा बड़ा लगता, इसलिए यहाँ शॉर्ट थोड़ा कर दिया। लेकिन जब एग्जाम में लिखोगे अपना तरीका से लिखोगे, कह देगा कि प्रोफेसर मार्शल के अनुसार भूमि क्या है, तो हम आंसर देंगे और कहेंगे प्रोफेसर मार्शल के अनुसार भूमि का मतलब केवल जमीन के ऊपरी सतह से नहीं, वरन उन सभी पदार्थों तथा शक्तियों से है जिन्हें प्रकृति ने मानव की सहायता के लिए दिया है, जिसमें भूमि, जल, वायु, प्रकाश, गर्मी के रूप में निःशुल्क दिया है। इन्हीं सबको हम लोग बोलते हैं भूमि। लास्ट में भी लगा सकते हैं, इसी को ही भूमि कहा जाता है, इसी को मार्शल ने भूमि कहा है, ठीक है। ये भी बाद में ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन तो आता ही आता है। एक और सबसे अच्छा ऑब्जेक्टिव मिलता है, हालांकि यहाँ पर जितना भी चीजें एग्जाम्पल्स में लिया गया है वो सब नेचुरली बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग भूमि के बारे में पढ़ रहे हैं तो स्पेशली भूमि के बारे में यहाँ लिख दिए हैं कि भूमि हम बनाए हैं कि तुम बनाए हो, नेचुरली है ना जी, प्रकृति के देन है वो। जमीन अपने आप, धरती अपने आप हुआ है, तो वो प्राकृतिक है।
तो ये ऑब्जेक्टिव भी तुम्हारा यहाँ हो गया, ये 10वां में भी एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि निम्न में से प्राकृतिक कौन है, प्राकृतिक साधन कौन है। तो जो भगवान का दिया हुआ है उसको हम लोग प्राकृतिक साधन बोलते हैं, संसाधन बोलते हैं। यहाँ तक थोड़ा सा जमीन के बारे में जो भी कुछ समझना था ये है। उसके बाद आगे भूमि स्थिर है, मतलब क्या सर? धरती जब एक है, सपोज दैट ऐसे मान लेते हैं धरती मेरा ये है, ठीक, तो क्या धरती बड़ा हो रहा है? नहीं हो रहा है, उतना ही है भाई, घूम रहा है वो अलग बात है, लेकिन धरती बड़ा नहीं हो रहा है। चलो धरती के और अंदर में बात करते हैं। सपोज दैट हमारा भारत है धरती के ऊपर में, ठीक है ना, भारत का नक्शा धरती पर है और जमीन उसका जो भी बना हुआ है स्ट्रक्चर उसका अपना स्टाइल में, ठीक है ना। तो क्या भारत धीरे धीरे छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है? भारत उतना ही नहीं है भाई रे। हो सकता है कि पूर्वज के जमाना से धीरे धीरे छोटा भी हो रहा है लेकिन बड़ा नहीं हो रहा है। लेकिन जनसंख्या क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अच्छा अपना खेत में आ जाते हैं, घर में हमारे पास में जो भी खेत है, 1 क्यारी 2 क्यारी और 3 क्यारी, 3 क्यारी हमारे घर में मतलब हमारे खेत है। तो क्या वो खेत दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है या तो घट रहा है? खेतवा बढ़ रहा है कि उतने है ना। यही चीज यहाँ पर समझाना है कि भूमि स्थिर है भाई लेकिन जनसंख्या बढ़ रहा है। तो जब भूमि स्थिर है और जनसंख्या बढ़ रहा है मतलब कि फसल की मांग बढ़ेगा। खाने वाला 10 गो है और पैदा करने वाले 1 आधे क्यारी है जो भी है, तो कैसे सब खाएगा पिएगा? मतलब जमीन स्थिर है तो हमको उसके लिए फिर कुछ ना कुछ टेक्निक लगाना पड़ेगा जिससे पैदावार बढ़ाया जा सके। तो हम क्या करेंगे? सपोज दैट करो कि तुम्हारे पास एक ही खेत है या 2-3 कट्ठा है। सपोज दैट मेरे पास 10 कट्ठा मेरा घर में खेत है, मेरे बाबूजी के नाम पर 10 कट्ठा खेत है और 10 कट्ठा में पूरा खा लेना थोड़ा सा लगता है यार कि कैसे होगा, मुश्किल है, फिर भी हो जाता है खाने भर। तो अब सोचना यह है कि बाई चांस मान लेते हैं कि वही 10 कट्ठा रहेगा, हम लोग के भी बाल बच्चा होगा, फिर ओकरो बाल बच्चा होगा, तब वो 10 कट्ठा क्या होगा? छोटा छोटा रूप में बढ़ते जाएगा धीरे धीरे करके। तब तो कीड़ों खातिर नहीं बचेगा, कोई काम के ही नहीं बचेगा। फिर खेत इतना 10 फीट नाप लो, 5 फीट नाप लो, इसमें क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला है। तो ओइसन सिचुएशन में उसी से हमको पूरा फायदा भी लेना है। तो क्या करेंगे अब हम? आने वाला टाइम में ऐसे हो जाएगा, सबके घर में होगा ऐसे। जेकर मम्मी पापा के पास 5 कट्ठा है 2 कट्ठा है तो आगे जाकर बटा जाएगा, बाल बच्चा होगा तो फिर ओकर बाल बच्चा होगा तो सब अपना अपना फिर करने लगेगा। तब क्या करोगे? कुछ तो टेक्निक लगाना पड़ेगा नहीं। तब हम करेंगे सर साल भर का हिसाब पहले, और साल भर में फिर हम सोचेंगे कि हमको अब वही खियरिया में हम कितना मनी फसल करें कि हमको प्रॉफिट मिले। 10 कट्ठा था, मान लेते हैं कि भाई में बटा के 1 कट्ठा बचा, ठीक है ना, 1 कट्ठा 2 कट्ठा बचा। तो हम अब उसमें कैसे खेती करेंगे कि हमको 10 कट्ठा का बराबरी हमको मिलना चाहिए फसल। तब हम टाइमिंग बांट देंगे, गर्मी में गर्मी वाला फसल, ठंडा में ठंडा वाला फसल, सब्जी के टाइम में सब्जी वाला। जो भी अपना अपना समय आएगा ना उसी के अनुसार हम खेती भी करते जाएंगे, लेकिन जमीनिया को खाली नहीं छोड़ेंगे और तब हमको फायदा होगा। यही इस टॉपिक का मतलब हमको समझाना है कि जमीन अस्थिर है बाबूजी लेकिन जनसंख्या बढ़ रहा है। तो वैसन सिचुएशन में हमको क्या करना पड़ेगा? उसमें उत्पादन को और बढ़ाना पड़ेगा। मिट्टी में जितना दिमाग लगा लगा करके हम उसको और जल्दी जल्दी पैदावार कर सके। तो 10 क्लास में जब जाओगे और साइंस क्लास में खाद वाला जो चैप्टर है एकदम सबसे लास्ट चैप्टर उसको पढ़ाएंगे, तो उसमें यही वाला चैप्टर पूरा पढ़ाना पड़ेगा कि हमको कैसे करके उसमें और खेती बाड़ी करेंगे। तो संकर बीज बनाना है, नए नए किस्म के जो बीज बना है, जो 4 महीना धान वगैरह लग रहा है उसको 3 महीना में 2.5 महीना में कंप्लीट कर देगा, जल्दी हो जाएगा। उसी के अनुसार में फिर और जो टाइम बचेगा उसमें और दूसरा खेती कर सकते हैं। आज के जमाने में नया नया टेक्निक आया है और नया नया तरह के बीज आ गया है जो कि कम टाइम में पूरा बढ़िया सा फसल दे देता है। तो हम लोग फिर उसका इस्तेमाल करने लगेंगे। मतलब जमीन वो उतना ही रहेगा लेकिन उसका फायदा हम लोग ज्यादा लेंगे। तो ये होता है। तो यही इसमें टॉपिक है, यही चीज को समझाना है। तो हम लोग बिहार के बात स्पेशल करते हैं। बिहार में लगभग अधिकांश भूमि पर खेती की जाती है, कोई भी भूमि बेकार नहीं छोड़ा गया है। और हम लोग जानते भी हैं सर कि भारत कृषि प्रधान देश है और बिहार कृषि प्रधान राज्य है, क्योंकि यहाँ पर कोई खनिज वगैरह कोई खास नहीं है। ये भी 10 क्लास में पढ़ाया जाएगा भूगोल में। यहाँ पर भी कोई खनिज खास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ खेती बाड़ी ज्यादा होता है। जैसे कि फतेहपुर वाला गांव में उसमें भी खाली खेती ही होता था, जस्ट यहाँ पर भी ज्यादातर खेती ही लोग करता है। तो यहाँ पर कौन कौन सा खेती वो भी यहाँ लिख दिया है सर। साल वही है सर, खेत वही है, लेकिन उसमें बदल बदल के खेती करता है लोग। तो जुलाई से अक्टूबर के महीना में
यानी कि बारिश के मौसम में हम लोग क्या लगाते हैं, जुलाई से अक्टूबर तक में हम लोग क्या लगाते हैं, धान लगाते हैं, धान लगाते हैं भाई रे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यही चीज तुमको हिस्ट्री में भी पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी में भी पढ़ाया जाएगा, अर्थशास्त्र में भी आ गया है, 8 क्लास में साइंस में आया है, 10 क्लास के साइंस में आएगा, 9 क्लास में यहाँ पढ़ ही रहे हो, और 10 क्लास के भूगोल में भी ये सब देखने को मिलेगा। एक ही बतिया को बार बार देखोगे और ये एग्जाम में पूछेगा कि निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछेगा, ये चीज ध्यान रखना। तो धान और जो भी हरा सब्जी होता है इस टाइम के, मतलब उस टाइम का, तो वो सब चीजें इसी में आता है खरीफ फसल। तो देखना, धान आ जाएगा तो खरीफ हो जाएगा, और रबी हो जाएगा तो फिर गेहूं आ जाएगा, मतलब सरसों से सब। फिर उसके बाद क्या होता है, नवंबर से फरवरी जाड़े के मौसम, रबी फसल लगाया जाता है, जिसमें क्या आता है सर, गेहूं, दलहन, तिलहन, आलू की खेती, ये सब चीजें। हम लोग भी आलू इसी टाइम में लगाते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में रबी फसल। तो ये दोनों में से एक ऑब्जेक्टिव इसमें से, एक ऑब्जेक्टिव इसमें से, तो 2 ऑब्जेक्टिव हमारे पास बन रहा है। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है, धान। निम्नलिखित में रबी फसल, गेहूं सबसे ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना, गेहूं सबसे ज्यादा, दलहन, तिलहन मतलब तिल या तिल वगैरह सब, तिलहन वाला, तेल वाला बात कर रहा है, गेहूं हो गया, दलहन हो गया, तिलहन मतलब कि तेल के बाद सरसों वगैरह ये सब चीजें का, और आलू की खेती मतलब आलू तो करते ही हैं। ऑप्शन में ज्यादातर तुमको गेहूं और धान ही मिलेगा अधिकतर जगह पे, ठीक है, इसको ख्याल रखेगा। तो हम लोग हर साल के हिसाब से अपना अपना टाइमिंग चेंज करके खेती कर लेते हैं, वही धनवा उसी में गेहूं, तो और उसी पर अगर मूंग का टाइम आ गया तो उसमें मकई भी उसी में। इस तरीका से हम लोग उसका फायदा उठा लेते हैं। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती की जाती है। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गन्ना की खेती भी करते हैं, सब खेती कर रहा है, साइड में गन्ना भी लगा देता है। और गन्ना का इसमें भी एक ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है, ये ऑब्जेक्टिव बन गया। साल में गन्ना को कितने बार काटते हैं, एक ही बार काटते हैं, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्टिव बन गया यहाँ पे। गन्ने अपने कच्चे रूप में गुड़ के रूप में व्यापारियों को बेचा जाता है। अब यहाँ पर ये चीज को समझना है कि गन्ना से क्या क्या बनता है सर, तो चीनी बनता है, गुड़ बनता है, तो ये भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस मिलता है। तो गुड़ के रूप में हम लोग गन्ना को भी समझ सकते हैं। अब भारत की अगर बात की जाए तो 40% से भी कम जगह है जहां पर जो सिंचाई का व्यवस्था है, जैसे कि डैम वगैरह बना हुआ है, आहरा पोखरा जो भी बना हुआ है, या तो फिर नलकूप वगैरह, ये सब का 40% से भी कम ही जगह पर है। बाकी जो लोग खेती कर रहा है ना 60% से भी अधिक, वो लोग सब भगवान भरोसे। ये हमारा भारत देश का हालत है, लेकिन फिर भी सब ठीक है। और ऐसा बहुत सारा जमीन होगा जहां पर जो खेती नहीं हो रहा होगा, मतलब बंजर होगा, वहां पर क्या करेंगे, धीरे धीरे उसको उपजाऊ बनाने का कोशिश करेंगे। आज के जमाना में, साइंस के जमाना में लोग क्या कर सकता है, बेहतर से बेहतर बीज ला सकता है जो कि बंजर भूमि पर भी उग सके। और ये 10वां में पढ़ाएंगे ये चीजें, साइंस में ही लास्ट चैप्टर में ये सब चीजें उसमें भी आएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग समझते हैं ये बहुविध फसल प्रणाली। बहुविध फसल प्रणाली ये वाला भी उसमें आएगा, साइंस में 10 क्लास की, यही सेम टू सेम चीजें, बस थोड़ा बहुत हो सकता है कि नाम में अलग फर्क हो सकता है, 1-8%। तो बहुविध फसल प्रणाली क्या है, बहुविध मतलब बहुत मनी है ना, तो बहुत सारा फसल लगाना है और एक ही जमीन पे, मतलब नहीं सर, जमीन वही है, मौसम वही है, साल भर का हमारे पास टाइम रहता है, और फिर मौसम चेंज हो जाएगा। एक ही साल में हमको बहुत सारा फसल लगा देना है, जितना भी लगा सकते हैं एक साल में, जितना भी कर सकते हो पैदा उस टाइम में। एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को हम लोग बोलते हैं बहुविध फसल प्रणाली। तो हम लोग नॉर्मली इसी चीज का इस्तेमाल करते हैं, बिहार में अधिकतर तो लोग यही करता है, बहुविध फसल प्रणाली। धान लगा दिया, गेहूं लगा दिया, आलू लगा दे रहा है, प्याज लगा दे रहा है, लहसुन, धनिया, जे जगह गेहूं बच रहा है वही, केरइयो बुन दे रहा है, ओकरे में सरसों ओरे में बुन दे रहा है, मटर ओरे में, चनवा ओरे में, एक ही में सब है। तो एक ही जगह पर हम लोग बहुत सारा फसल करते हैं। इसके बारे में डिटेल में 10वां में साइंस में मिल जाएगा, 10वां में पढ़ाएंगे इसको। एक और लास्ट टॉपिक हमारे इसमें, एक और चीज बची है ना, यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। यानी कि कोई छोटा मोटा जमीन है सर, छोटा से ज्यादा नहीं है, 10 बीघा 50 बीघा नहीं है, छोटा मोटा एक आध कट्ठा 2 कट्ठा खेत है, और उसमें हमको खेती करना है सर, हम क्या करेंगे, बार बार बदल बदल के लगाना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई चारा भी नहीं है। तो यही चीज है, और इससे काफी मुनाफा भी होता है।
एक लास्ट चीज है जो कि इसको एक स्टोरी के माध्यम से समझाने के लिए छोटा सा स्टोरी यहाँ लिखे हैं, इसको डिटेल करेंगे। किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। तो यहाँ पर एक कहानी है मुरारी किसान के। मुरारी नामक एक किसान है, मुरारी भैया, और ये कहानी रियलिटी कहानी है, ठीक है ना। 1960 से 70 के दशक का ये कहानी है। मतलब आज क्या चल रहा है, 25-26, मतलब सबको रिजल्ट कि इसमें 40 साल इधर हो गया और अभी 26 साल, तो कितना हो गया, 66 साल, लगभग 66 साल, 65-66 साल के आसपास की बात हो रहा है। उस समय ये व्यक्ति था, और ये शायद वहां के फतेहपुर वाला, शायद उसी की कहानी है ये, फतेहपुर वाला ही व्यक्ति होंगे शायद, ये जो भी हो, कहीं का भी रहे, बस हमको कहानी से मतलब है कि मुरारी नाम के एक किसान थे और इनका 3 गो बेटा था, 3 गो बेटा था, और इसके पास जमीन भी क्या था, 3 हेक्टेयर था, 3 हेक्टेयर इसके पास खेती भी था। तो हम यहाँ पर हेक्टेयर के मतलब भी लिख दिए कि 1 हेक्टेयर मतलब कितना सर, तो 3.987 बीघा, मतलब लगभग 4 बीघा है ना, 4 बीघा समझ लो, लगभग में लगभग 4 बीघा, अरिया उरिया काट के मिला देंगे तो 4 बीघा हो जाएगा लगभग 4 बीघा, सीधा सीधे समझ लेते हैं। और 1 हेक्टेयर में अगर एकड़ की बात किया जाए तो 2.471, मतलब 2.5 एकड़ लगभग मान लो, 2.5 एकड़ में मान लेते हैं एकड़, बीघा से थोड़ा बड़ा होता है, मतलब बीघा से हल्का बड़ा हो जाएगा शायद, हम लोग है ना जी। और ये सब जो गवर्नमेंट एक के पास खेती कमी है, इतना इतना तो रख ले, उतनी तनी मनी खेती करता है, जितनी ट्रैक्टर से खेती करता है, जरा पास ट्रैक्टर ले लिया खेती करने के लिए, समझ लेना ने, और पास में इतना जमीन है, ज्यादा जमीन है, ठीक, क्योंकि जरा पास 2-4 कट्ठा 5 कट्ठा रहेगा से ट्रैक्टर ले जाएगा और मोटर बैठा हो जाएगा ना, होगा और से खर्चा करोगे कब, जब तुमको बहुत ज्यादा मुनाफा मिलेगा तब मैंने खर्चा करोगे, और खर्चा करोगे तो ही खर्चा से मुनाफा ज्यादा मिलेगा। तो ये इतना है, सबके पास में है, जो बड़े बड़े लोग हैं जरा पास ट्रैक्टर्स वगैरह है, और जो अपना खुद का खेती करता है उन लोगों के पास में इतना होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। तो 3 हेक्टेयर जमीन था इस आदमी के पास में, मतलब मुरारी जी के पास में, और 3 गो बाल बच्चा भी था। अब मुरारी जी मरने वाले हैं, अब मुरारी जी मरने वाले हैं तो बाल बच्चों के हिस्सा वगैरह करना पड़ेगा भाई। सपोज दैट कि ये मुरारी जी डेथ कर गए हैं, तब एक तीनों बाल बच्चा क्या करेगा, जमीन को बांटेगा, एक एक हेक्टेयर, एक हेक्टेयर बांट लिया, मतलब सर लगभग 4-4 बीघा तीनों बेटा बांट लिया, मतलब कि 4-3 12 है ना, 11.5-12 के आसपास में उसके पास में बीघा खेत होगा। अब वो बेचारा बांट लिया, लेकिन 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 यही से प्रॉब्लम शुरू होता है। बंटवारा हो गया, ठीक है, लेकिन क्या तीनों भाई खेती करेगा। जब बाबूजी थे तो बाबूजी के साथ में तीनों बेटा करता था खेती, लेकिन अब जब बाबूजी मर गए तो तीनों बेटा में खेत बटाया, लेकिन तीनों बेटा क्या खेती करेगा ही करेगा, यह सोचना है। एक बेटा को नौकरी लग जाए वो खेती बाड़ी छोड़ देगा, एक बेचारा खेती कर रहा है, तो जितना 3 हेक्टेयर में खेती हो रहा था उतना तो अब नहीं हो रहा है, और वो खेत ऐसा ही पड़ा हुआ है। तो ये इस तरीके से खेत बंटवारा किया जा रहा है, लेकिन ये सही नहीं हो रहा है। वो खेत को जब यूज नहीं करो तो किसी को दे देने में ही फायदा है, कि अगर मान लेते कि तुम खेती नहीं कर रहे हो, तुमको फिर भी कुछ प्रॉफिट आते रहना चाहिए, तो दूसरा को खेत दे दो करने के लिए, फिर बाद में तुमको उससे मिलेगा। लेकिन एक भाई क्या कर रहा है कि खेती नहीं कर रहा है, और दूसरा खेती कर रहा है, बेचारे के पास थोड़ा सा जमीन पड़ा हुआ है। इस तरीके से धीरे धीरे, और उसका बाल बचा हुआ, और धीरे धीरे करते करते जमीन थोड़ा छोटा हो गया, तो फिर फसल कैसे पैदा होगा बढ़िया से। तो ये सब चीजें, खेत बंटवारा कुछ इस टाइप्स में हिसाब होता है, इसीलिए यहाँ पर यह टॉपिक बनाया गया था कि भूमि कैसे बंटवारा होता है। तो उसको डिवाइड करना होता है, 4 गो बाल बच्चा है, 1 हेक्टेयर है, 3 हेक्टेयर है, डिवाइड कर दीजिए, जितना जितना बीघा होता है वो अपना दे दीजिए, ऐसे करके बंटवारा होता है। वो क्या करेगा नहीं करेगा ये उसका चॉइस है, लेकिन नहीं करेगा तो काफी डिस्टर्बेंस हो जाएगा उसका खान पीन और अगल बगल के चीजों में। सपोज दैट कि 10 आदमी के पास में खेती है, तुम समझना ध्यान से, 10 आदमी के पास में 1 बीघा है, 10 बीघा है, ठीक है ना, और सभी लोग खेती कर रहा है, ठीक। लेकिन अब यहां से 9 आदमी कहेगा नहीं कि हम ना खेत के रोक देंगे और ना ही हम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब बेचारा 1 ही बीघा वाला आदमी कर रहा है, लेकिन सर उस एरिया में खाने वाला आदमी ही इतना है ने कि जब तक 10 नहीं होगा 10 बीघा, तब तक सब लोग खाएगा पिएगा है, ये नहीं, किसी को अनाज ही नहीं मिलेगा कहीं पर मार्केट में, क्योंकि सारा मार्केट में 1 से जाता है। तो तुम खुद सोचो कि ऐसा सिचुएशन में महंगाई बढ़ेगा फिर,
क्योंकि मांग बढ़ रहा है ना भाई रे, और मिल नहीं रहा है सामान। कोई भी सामान जब नहीं मिलता है मार्केट में तब भी उसका रेट बढ़ने लगता है। तो ये एक गलत तरीका हो जाता है कि जमीन तो बांटती है लेकिन खेती नहीं हो रहा है उस पर, तो ये एक नुकसान का काम हो जाएगा। अर्थव्यवस्था से इससे गड़बड़ी हो जाएगा। इसलिए कृषि पर ज्यादातर ध्यान दिया जाता है, और भारत ऐसे भी कृषि प्रधान देश है और ध्यान देना बहुत जरूरी है। अर्थव्यवस्था गड़बड़ा सकता है अगर खेती नहीं होगा तो, क्योंकि मांग बढ़ेगा फिर महंगाई इतना बढ़ेगा कि कहाँ नहीं जा सकता है। खेती कर नहीं रहा है लोग, और सब नौकरी के तलाश में इधर उधर बिजनेस व्यापार कर रहा है, खेती बाड़ी छोड़ दिया, तो फिर खाएगा कोई चीज? पैसा तो नहीं खा सकता है, खाएगा तो अनाज ही खाएगा। इसीलिए कृषि पर भी बहुत ज्यादा जोर डाला जाता है, और सबसे ज्यादा कृषि पर ही जोर डालना चाहिए। पहले अनाज, उसके बाद देखना है दूसरा चीज को। अनाज ही नहीं रहेगा तो फिर क्या करेंगे दूसरा चीज से? पैसा जमा करने से क्या हो जाता है? सामान नहीं मिलेगा, महंगाई बढ़ जाएगा। बाई चांस तुम्हारे पास ज्यादा पैसा तो तुम खर्चा कर ले रहे हो, लेकिन बाकी सब लोग को भी तो देखना पड़ेगा। तो ये चीजें भी होता है। तो अर्थव्यवस्था में काफी योगदान खेती का भी होता है, ठीक है ना। खेती अगर गड़बड़ा गया तो अर्थव्यवस्था पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। ठीक, तो इस टॉपिक को हम लोग यहीं तक रखते हैं, और इसके बाद में आगे हम लोग क्या बात करेंगे? श्रम के बारे में, मेहनत के बारे में, इसके बारे में।